सभी नगरीय क्षेत्रों को जिस तरह आप थोड़ा-सा मेरे साथ इसको सोचिए कि जब आज़ादी हुई थी तो भारत के पास 4 मेट्रो सिटीज़ था। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई ऐसे हम पढ़ते थे। आज के दिन में 53 मेट्रो सिटीज़ हैं और ह्यूज बड़ी रैपिड ग्रोथ से ये अर्बनाइजेशन हुआ है, नगरों का विकास हुआ है। सो अर्बन ग्रोथ ने पॉपुलेशन को पानी के डिमांड को, जल के डिमांड को बढ़ाया है। ये जल की कमी का एक और भी कारण बनता है। तो ये 3 कारण हो गया, a growing population, multinational companies, urban growth and the fourth one pollution. Pollution means आप प्रदूषण लिखते हैं। प्रदूषण को समझिए कि अगर जल में कोई भी इम्प्योरिटीज हो, अवांछित पदार्थ हो, तो पानी पीने योग्य नहीं होता है। अगर पानी बहुत मात्रा में भी हो और उसमें प्रदूषक तत्व हो, पॉल्यूटेंट हो, तो पानी उपयोगी नहीं होता है। तो भारत में जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, भारत के राज्यों में भी देखिए, मेट्रो सिटीज के पास या इवन अब रूरल एरिया की बात करता हूँ, सो जल प्रदूषित है। उस प्रदूषण के कारण जल की कमी हुई है भारत में। सो प्रदूषण एक बड़ा सा कारण है जिसमें अब जैसे देखिए हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों का एक चर्चा करना चाहूँगा। इफ यू आर लिविंग इन ईस्टर्न इंडिया, लाइक वी हैव बंगाल, बिहार एरियाज, सो इट्स एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर का उपयोग हुआ एंड द सॉलिड मटेरियल इज नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ है कि इन राज्यों में आर्सेनिक की समस्या हो गई है। अब पानी में आर्सेनिक है जिससे कैंसर होता है। वो पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण पानी रहने गया। जो हमारे महाराष्ट्र है, राजस्थान और वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ पानी में इन एक्सप्लॉइटेशन के साथ ग्रामीण भूमिगत जल के उपयोग के कारण फ्लोराइड की समस्या आ रही है। तो ऐसे कारणों से वो जल ज़्यादा उपयोगी नहीं रह गया है। सो वी हैव द फोर्थ प्रॉब्लम दैट इज पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एक विचार बना लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की कमी हुई है, समस्या आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के कारण जल की डिमांड में जो मांग में वृद्धि हुई है। अर्बन ग्रोथ एक बड़ा सा कारण रहा है और नगरीय क्षेत्र में जल की आपूर्ति करना एक बड़ा सा चैलेंज हो गया है। द नेक्स्ट वन इज अ पॉल्यूशन। हमने पॉल्यूशन को बताया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो प्रदूषण की समस्या है वो जल की कमी को आमंत्रित किया है और उन चीजों को बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्लाइमेट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जब हरित क्रांति हुई, बहुत ही सफल रूप में हरित क्रांति आई और भारतीयों में हरित क्रांति के बाद अनाज का की वृद्धि हुई, तो ये समस्या आई कि हमारे पास जो एरियाज है, भारत का ये एरिया देखिए जहाँ पे ये मैदानी भाग है, ये एरिया भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन का रूट एरिया माना जाता है और यहाँ पे मैदानी क्षेत्र का एरिया है। अब देखिएगा भारत में जो जल का वितरण है, एग्रीकल्चर का वितरण है, उसमें देखिएगा कि इस एरिया में मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। इसमें देखिएगा बहुफसली कृषि होती है। हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को कभी हॉलीडे नहीं होता। कभी रबी है, खरीफ है, जायद है, तीनों ऋतु में 3 फसलें ली जाती है। और ऐसी स्थिति में जो आपको HYV सीड्स का यूज होता है, जो बहुत बहुत उपजाऊ मिट्टी के साथ उपयोग होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उस क्रॉप्स के साथ सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है और फिर जल की कमी होती है। तो एक कारण एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लिखेंगे, इंडिया प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन ईयर, खरीफ, रबी एंड जायद। सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ वाटर इन ऑफ मानसून सीजन। जो मानसून सीजन है वहां पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब ऑफ मानसून सीजन हो, रबी का हो, खरीफ का हो, उस समय जल की कमी रहती है भारत में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी एक कारण है जहाँ जल का डिमांड रहता है। दूसरा चीज, भारत में जो वर्षा है उसमें टेम्पोरल डिफरेंसेस हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे रुक के समझिए। टेम्पोरल डिफरेंस कैसे है कि भारत में जो वर्षा होती है वो 100 दिन की वर्षा होती है, 100 डेज वर्षा होता है। अब देखेंगे 1 जून से लेकर और 10 सितंबर तक वर्षा होती है। इसको मानसून सीजन कहते हैं, 1 जून टू
10 सितंबर, यानी 100 दिन की वर्षा, और ये ऋतु आपका फ्लडेड होता है पूरे नॉर्थ इंडिया और सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो, वहां पे पूरे जल ही जल होता है, तो ये फ्लड का महीना होता है। और रेस्ट ऑफ जो 265 डेज है वहां सिर्फ 20% वर्षा होती है, यानी 100% वर्षा जो हुई वो 80% वर्षा जो हुई वो 100 डेज में, और रिमेनिंग 265 डेज में सिर्फ 20% रेनफॉल हुआ। तो जल की कमी का एक कारण भारत की जलवायु और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही शॉर्ट एरिया इस चैप्टर का बनता है, कोर एरिया बनता है, व्हाट्स द मेन रीजन फॉर द वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया, एंड वी कैन गो फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, urban growth, pollution, and agriculture and climate of India. Agriculture practice and climate of India we can go for. So इस तरह इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं और इस एरिया को हम बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। मैप भी बनाइए और उस डायग्राम को कीवर्ड्स को जरूर फॉलो कीजिए। तो इस चीज की हमने व्याख्या की। जिस चीज की हमने व्याख्या किया उसका एक चित्र आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको समझिए तो एक रिटेंशन बनेगा, आप लंबे समय तक इसको याद रखेंगे इन चीजों के डिस्कशन को। एक देखिएगा हमारा ये एरिया है, ऐसा कुछ एरिया है। आप इमेजिन कीजिए कि भारत का ये कौन सा एरिया होगा। मोस्टली वो एरिया होगा जो मैं पिछले स्लाइड पे ले जाना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने कहा कि ये ऊपर का पर्वत एरिया है, ये मैदानी क्षेत्र है और ये पठार है। ऐसा कुछ भारत का स्ट्रक्चर है। तो देखिएगा इधर से भी नदी आती है, इधर से भी नदी आती है, इधर से भी जल का जमाव बनता है। तो ये एरिया जो है एक लोलैंड एरिया है, यानी कि मैदानी भाग। अगर इसको मैप में देखिए तो यहाँ से ये पंजाब से लेके असम के मैदानी भाग तक ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जहां पानी का जमाव बनेगा। तो जब भी मानसून सीजन होगा तो भारत की एक कॉर्नर में इस तरह की स्थिति बनेगी, फ्लड की कंडीशन बनेगी, जल सफिशिएंट रूप में होगा, ऐसा कंडीशन बनेगा। एक देखिए एक दूसरा पिक्चर आपके सामने नजर आ रहा होगा, वो इस तरह का पिक्चर है, ये जो बहुत ही लंबे डिस्टेंस को कवर करके बहुत दूर एरिया से माउंटेन एरिया में लोग जा रहे हैं। ये एरिया माउंटेन एरिया है जहां पानी है भी तो पानी नहीं है। In a condition low temperature, it's a frozen water during winter, जहाँ जल की कमी बर्फ के जमने के कारण होती है। Now we have some part of Rajasthan, Western India, where there is a scarcity of water all over the year. Most of the part में 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है और जल की कमी रहती है। तो इस पिक्चर को हमने ये लाया, इसलिए लाया कि आपको एक एहसास हो पाए कि भारत के प्रदेशों में प्रादेशिक भिन्नता के साथ, टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस के साथ जल की कमी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अगेन ये पांचों पॉइंट्स को आप फिर से रिवाइज करेंगे और उसको लिख के आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर से आपको बता दूं, अभी तक हमने पढ़ा कि जल संसाधन विश्व में और भारत में किस रूप में है। पूरे विश्व का सिर्फ 4% वर्षा भारत में होती है और पूरे विश्व का अवेलेबल जितना भी वाटर है उसका सिर्फ 2.5% हमारे डेली यूजेस के लिए है। And we have some of the problem of water scarcity. I have already mentioned you. The first was growing population, coming of MNCs, the pollution level, the growing of urban areas, and the last one is agriculture practice of India also. India need a huge amount of agriculture production. So कृषि के लिए भी जल की जरूरत पड़ती है और उसके को फुलफिल करके हम चीजों को पूरा करते हैं। सो एग्रीकल्चर इज द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे भारत सरकार और हमारे समाज के लिए जो प्रयास हुआ, इन नदियों को पे बांध बना के हमने एक प्रयास किया कि भारत के सभी कॉर्नर को जल की उपलब्धता बनी रहे और जल का अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो, अन्य कार्यों के लिए नियमित उपलब्धता हो। तो ऐसे सेंस में हमने मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाए। आपको इस मैप पे डिफरेंट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट नजर आ रहा होगा। ऐसा कुछ देख रहे होंगे इस कॉर्नर पे, क्लियर।
ये मैप भी आप जो देख रहे होंगे उसको शायद आप बहुत ज्यादा याद ना कर पाए। मैं इसको थोड़ा सा फिर से हाईलाइट करूंगा कि कहाँ कहाँ कौन सी परियोजनाएं हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पहले इस परियोजना के बारे में चर्चा कर लें कि ये परियोजना भारत में किस रूप में है और क्यों है। देखिएगा, भारत में जो 70% एरिया है वहाँ इरिगेशन की जरूरत है और 30% एरिया है वो रेन फेड एरिया है। एक वाइटल डेटा है, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको जरूर याद रखिएगा कि भारत के 70% एरिया में रेगुलर हर एक सीजन में जल के इरिगेशन की जरूरत है और सिर्फ 30% एरिया है जो रेन फेड एग्रीकल्चर को फुलफिल कर सकता है। इसलिए भारत सरकार ने जो सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया और इसके द्वारा भारत में एग्रीकल्चर के विकास को मदद मिलता है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना। सो हमारे पास आ गया बहुउद्देशीय परियोजना, इसको बोलते हैं हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ हो गया मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा इरिगेशन। जैसे हमने कहा सिंचाई पहला उद्देश्य होगा। हमने कहा भारत की टोटल भूमि का 70% एरिया है जिसमें सिंचाई की जरूरत है। तो बहुउद्देशीय परियोजना पहला काम करेगी कि उन क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरत को पूरा करेगी। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जल विद्युत का उत्पादन एक दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य होता है कि उस एरिया में सॉइल इरोजन को कम किया जाए, मिट्टी के संरक्षण को पूरा किया जाए। चौथा उद्देश्य होता है फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल मीन्स जो बाढ़ की स्थिति है उसको नियंत्रित करना। पांचवा उद्देश्य होता है कि उस एरिया में टूरिज्म को विकसित करना। देखिएगा जहां कोई परियोजना है तो वहां पे टूरिज्म का भी विकास हो जाता है। आपको जो सीबीएसई एग्जामिनेशन और सारे इंडिया के जितने फॉर्मेट में एग्जामिनेशन है उसमें आपको देता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या लाभ मिलते हैं, व्हाट आर द, या फिर देते हैं व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। So this project is mainly constructed for irrigation purpose, for electricity, for soil conservation, for flood control and for tourism. बाद में टूरिज्म भी उससे विकसित हो जाता है। अब कहीं कहीं देखिएगा अन्य चीजें इसके साथ विकसित हो गई है। जैसे वहां पे मछली पालन शुरू हो गया, फिशिंग प्रोडक्शन हो गया। वहां पे देखिएगा फिश प्रोडक्शन एक फैक्टर ले सकते हैं, या फिर उस एरिया में देखिएगा नेविगेशन भी शुरू हो जाता है। नेविगेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो 5 पॉइंट तो आप लिखें ही लिखें इन चीजों को, इसके साथ ही दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख दें तो फर्क नहीं पड़ता है। सो अभी तक ये समझ में आया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से क्या क्या लाभ मिलते हैं। 10th क्लास की चीजों को इस लेवल पे आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से सिर्फ लाभ ही नहीं होते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से कुछ कुछ आपका उसका ड्रॉबैक भी नजर आता है। एक पेज यहाँ पे अगर मैं लाऊं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपको एक क्वेश्चन में आता है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इससे से संबंधित जितनी बात बताया आपको, पहले स्कार्सिटी एक मेन एरिया हो गया, ये एरिया हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके लाभ और इसके हानि। अब देखिए यहाँ पे हमने एडवांटेज अभी बताया आपको, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इरिगेशन, नेविगेशन, टूरिज्म, फ्लड कंट्रोल एंड चेकिंग सॉइल इरोजन हमने डिस्कस किया। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है, इन चीजों पे हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए कि डिसएडवांटेज क्या है। अब देखिए ये है जेस्टेशन पीरियड। देखिएगा एक परियोजना बनता हो, एक बड़ी परियोजनाओं को हम लाते हैं तो उस परियोजना के निर्माण में वर्षों लग जाता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं उसको बनाने में अब बहुत ही बरस लग जाते हैं। अब जैसे देखिए, एक बात कर रहा हूँ इसकी इंदिरा गांधी केनाल की। 1948 से अभी तक ये परियोजना बनी है। अब जाके पश्चिमी राजस्थान में खुशहाली आया है। उस पानी से लोगों को के जनजीवन में आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन आया है। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और लार्ज प्रोजेक्ट। जैसे हमारे पास डीवी प्रोजेक्ट हो गया या फिर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है। ऑल प्रोजेक्ट टुक अ लॉन्ग टाइम इन कंस्ट्रक्शन। जितने दिन बनने में लगता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सो बड़ी परियोजनाओं के बनने में बहुत ही लंबा समय लगता है, एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। दूसरा ये आया हमारे पास जो डिस्कशन, इस चीज को देखिए, दैट्स इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, एक परियोजना है, उसके बनाने में जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। जैसे हमने डीवीसी बनाया या भाखड़ा नंगल बनाया, इंदिरा गांधी कैनाल बनाया। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसमें अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए एक मुद्दा आया, द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। इसको बहुत गहराई से समझिए और इसको फील करने की कोशिश कीजिए कि एक परियोजना बनता है तो आर्थिक विकास तो जरूर होता है, देश के विकास एक तरफ होता है, एंड द सेकेंड इज द लॉस ऑफ डाइवर्सिटीज। परियोजना जब बनेगा तो नदी के मार्ग पर बनेगा, और नदी जब भी होगा तो वो पर्वत का एरिया होगा और बहुत सघन वन का क्षेत्र होगा। तो ऐसे एरिया में क्या होता है कि हम बहुत बड़े एरिया के फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं। उस एरिया में अगर बहुत ऊंचा बांध बना दिया तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा। So there is a loss of ecological diversity due to submergence of large forest area underwater. So हमारी एक डाइवर्सिटी का लॉस होता है, ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद डिजास्टर देखिए, थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझिए कि इन चीजों को ज्यादा समझने की जरूरत है। एक एरिया हमारा टिहरी गढ़वाल का एरिया है, टिहरी डैम बना हुआ है। एक एरिया हमारा सरदार सरोवर का एरिया है, और सारे भाखड़ा नंगल का एरिया है। ये सारे ऐसे एरिया हैं जो हमारे सिस्मिक एरियाज हैं, हमारे भूकंप क्षेत्र में है। अगर ऐसी परियोजनाओं के क्षेत्र में वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आता हो, जिसकी तीव्रता 7 रिक्टर से ज्यादा हो, तो उस एरिया में बांध के टूटने से एक बड़ा सा आपका इकोनॉमिक लॉस हो सकता है और उस एरिया में डिजास्टर की संभावना बनती है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट को पहले ही कर रखा था, इसलिए मैं इसको नहीं लाना चाहूंगा, आपके इस एरिया तक ही मैं रखता हूँ। ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपको डिसएडवांटेज के रूप में लिखेंगे, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जो ध्यान दीजिएगा, कि आपके लॉजिकल थिंक को, लॉजिकल एनालिसिस को चेक करता है। देन यू कैन राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सो एक एरिया था जिसपे हमने थोड़ा सा फोकस किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने अभी पढ़ाया आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, and what are the advantage and disadvantage of multipurpose project। जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके कौन से लाभ हैं और कौन से हानि हैं। सो एक एरिया में आप इसको एडवांटेज को लिख जाइए और दूसरे एरिया में डिसएडवांटेज को लिख जाइए। अब देखिए, जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज को, उसको आप भारत में यूज करने की कोशिश कीजिए और उन क्षेत्रों में भारत की समस्या को देखने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि मैं उस प्रोजेक्ट पे जाऊं, भारत की मूल समस्या पे, मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम के लिए कुछ परियोजनाओं को याद कर ले मेरे साथ, और फिर हम आगे के सेक्शन को करना चाहेंगे। देखिए, जब भी कोई आपने हाथ से मैप बनाया हो तो वो मैप आपको याद रहता है। इसलिए क्या कीजिए कि आउटलाइन मैप को छोड़कर आप मेरे साथ इस तरह का एक मैप बनाइए, जो भारत के मैप, अगर बहुत ही एब्सोल्यूट करेक्ट ना हो तो कम से कम इतना जरूर हो कि आपको भारत का मैप बनाने का एक एहसास हो कि हम उसको करेक्ट बना रहे हैं, और उस एरिया से हम उन चीजों को लोकेट कर दें तो आपका एक मेंटल मैप बनेगा। देखिए, ये मैप बिल्कुल स्केल पे करेक्ट नहीं है, लेकिन लोकेशन में आप इसको सही से बता सकते हैं।
जैसे पूछिए कि एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई एनआईएसडीओ का भी सिलेबस है, उसमें करीब 10 परियोजनाओं को आपको मैप वर्क में पूछता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस एरिया में एक चिनाब नदी है। चिनाब नदी है, वहां पे एक परियोजना है। इस परियोजना को हम सलाल प्रोजेक्ट कहते हैं। सो पहले मैप बनाइए और उस मैप पे चिनाब नदी को दिखाइए और उसमें मेजर प्रोजेक्ट के रूप में सलाल परियोजना को दिखाइए। गॉट? पहला, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड का एरिया है। इस एरिया में भागीरथी नदी है। यहाँ पे देखिएगा टिहरी डैम है। दूसरी परियोजना जो हमने मार्क किया वो किया टिहरी डैम। यहाँ पे देखिए एक एरिया है गुजरात का। यहाँ पे गुजरात पर ये सरदार सरोवर है। सरदार सरोवर ये डैम है। यहाँ पे देखिए चंबल नदी है, यहाँ जाती है और चंबल नदी पर एक चंबल परियोजना है। नंबर दे दीजिए तो याद करना आसान हो जाएगा। नंबर 1 सलाल प्रोजेक्ट, नंबर 2 टिहरी डैम प्रोजेक्ट, नंबर 3 सरदार सरोवर एंड नंबर 4 चंबल परियोजना। अब देखिए चंबल परियोजना से संबंधित मैप वर्क यहाँ पे आते हैं, उसको मैं ब्लॉक बनाना चाहूंगा। आप इसको मार्क कीजिए मेरे साथ तो बेहतर होगा। यहाँ पे देखिएगा इस परियोजना के लिए इसको कुछ अलग कलर ले लें तो ध्यान रहेगा। आपको रीड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये एरिया है। ये एरिया मैं मार्क कर देता हूँ। परियोजना का नाम है चंबल परियोजना। हमने 3 डॉट्स बनाए, वहां पे 3 जल संग्रह क्षेत्र हैं। आपको मैप वेरियम पूछता है तो इस एरिया को बोलते हैं हम गांधी सागर। गांधी सागर। इस एरिया को बोलते हैं हम राणा प्रताप सागर और इसको बोलते हैं हम जवाहर सागर। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिविटी ग्रुप में क्वेश्चन आता है कि चंबल परियोजना पर स्थित कौन सी सागर किस राज्य में है। तो आप देखिएगा गांधी सागर जो है वो एमपी में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में है। तो ये चीज आपको याद हो गया होगा कि चंबल परियोजना हमारे इस क्षेत्र में है और इस पे 3 सागर बने हुए हैं। यहाँ पे एक और भी परियोजना को मैं लाना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे बनी हुई परियोजना है और यहाँ पे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा यहाँ पे जल संग्रह क्षेत्र है जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम से है। इसको बोलते हैं गोविंद सागर। क्लियर? अब स्टूडेंट्स मेरे साथ एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं जैसे मैप पे बना दिया, आपको सहूलियत तो नहीं हो रहा होगा, आपको इमेजिन नहीं बन रहा होगा। आप मेरे साथ इसको एक दायरे में लाइए कि आपकी इमेज का हिस्सा बन जाए। आप एक जर्नी कीजिए नॉर्थ से साउथ की और इसको सजाइए। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ में जो बना वो सलाल प्रोजेक्ट बना चिनाब पे, फिर भाखड़ा नांगल है, फिर टिहरी डैम है, फिर यहाँ पे चंबल परियोजना है और ये सरदार सरोवर परियोजना है। अब इस सिस्टम में आपको याद हो गया होगा, अगर रिवर्स को हम नॉर्थ टू साउथ सजाएं सो इट विल बी चिनाब, सतलुज, भागीरथी, then you have this चंबल रिवर एंड देन यू हैव नर्मदा रिवर। अब कुछ ही परियोजना है जिसको मैं लाना चाहूंगा यहाँ पे जो आपको एग्जामिनेशन का हिस्सा बनता है। बाकी परियोजनाओं को हम ना भी याद करें तब भी चलेगा। ये चीजें हमें जरूर याद होनी चाहिए, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और जो एग्जामिनेशन डायरेक्शन है आपके पास दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, उसमें इतनी चीज दिया हुआ जो आपको जरूर याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा दामोदर नदी पे डीवीसी प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है। देखिए ईस्ट इंडिया में जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक कहते थे पहले, and later on government has constructed the first multi-purpose project of India। भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में बना और ये पूरे ही झारखंड, बंगाल,
के विकास के लिए एक वरदान साबित हुआ। तो इसको जरूर याद रखिएगा, डीवीसी प्रोजेक्ट ऑन दामोदर रिवर। और यहाँ पे इसको मैं नीचे बना दिया हूँ, ये इसका एरिया जो बनेगा वो उड़ीसा के लिए बनेगा। यहाँ पे एक महानदी प्रोजेक्ट, महानदी पर बना दीजिए हीराकुंड परियोजना। तो इस तरह देखिए, जब आप इसको याद कीजिए तो दो सेंस में बात कीजिए। मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके देखिए कि इन चीज़ों को हम कैसे याद कर सकते हैं और हमेशा मैप पे कैसे लोकेट कर सकते हैं आसानी से। तो आप क्या कीजिए कि इसके लिए एक इमेज बनाइए जिसमें इंडिया को दो पार्ट में बांट दीजिए। एक ऐसा इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, अपनी विजुअल लोकेशन के लिए। और फिर उसको नॉर्थ टू साउथ से जाइए। ईस्ट इंडिया में हो गया ये आपका ये हीराकुंड परियोजना और डीवीसी प्रोजेक्ट। एंड नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया में हो गया आपको सिलाल, भाखरा नंगल, टिहरी डैम, एंड देन यू हैव चंबल एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। एक बार हमने तो इसको बनाया, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, फिर आपको एक वर्क देता हूँ, काम करने के लिए देता हूँ, मेरे साथ कीजिए कि मैं सिर्फ मार्क करता हूँ और मेरे साथ जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं उसको अपनी नोटबुक में इसके साथ करके देखिए कि क्या आपको ये चीज़ याद हुआ है, उन चीज़ों को आप उस रूप में याद कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मेरे साथ करके देखिए। मैं सिर्फ नंबर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 को ऊपर ही रखिए, 7। तो ये साथ ही हमारे मेजर सेक्शन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे सिलेबस का एक हिस्सा बनता है। सो पहला क्या हो गया, सलाल प्रोजेक्ट। द सेकंड यू हैव भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। नाउ यू हैव टिहरी डैम, देन यू हैव चंबल प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, डीवीसी प्रोजेक्ट, एंड द लास्ट यू हैव हीराकुंड डैम इन उड़ीसा। एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए और आगे के जीके जीएस स्टडी के लिए आप ये काम करें कि इसको लिस्ट बना लें अपने नोटबुक में। पहले रिवर्स लिख लें, फिर उसके प्रोजेक्ट्स को लिख लें और फिर उसके लोकेशन को मैप पे बना जाए, तो एक लंबे समय तक आपके रिटेंशन में रहेगा और ये चीज़ें आपको ड्यूरेबल आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। तो फिर से मैं समअप करता हूँ कि आपके नॉलेज एरिया में अभी तक क्या क्या आया। The first thing I discussed in a very early phase कि जल संसाधन का महत्व क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एरिया। द सेकेंड आई so far discussed कि जल की कमी क्यों हो रही है, why India is facing the water scarcity problem, ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ। इस चीज को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया और इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे समाज में क्या चीज आया जो जल की समस्या को बहुत हद तक सॉल्व करता है। वो आया मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। इस बहुउद्देशीय परियोजना के 5 एडवांटेज हमारे सामने आए, जो ये 5 आपके सामने हैं, और 5 डिसएडवांटेज नजर आए। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया बनता है वो ये बनता है कि भारत के मानचित्र पर जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उसको आप बना के देख लीजिए और फिर उसको डिस्कस कर लीजिए। अपने आप पे एक रफ पेज लीजिए और उसको मार्क कीजिए और फिर उसका एक सेल्फ इवोल्यूशन हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। हमारे पास देखिए 2 डिस्कशन, स्पेशल डिस्कशन हमारे 10th क्लास की बुक में आया और बड़ी वैलिड डिस्कशन है भारत के समाज के लिए और भारत की परियोजनाओं को समझने के लिए। एक आपके पास एक डिस्कशन आ रहा है सरदार सरोवर परियोजना यहाँ पे, और उससे जुड़ा हुआ एक ऐसा कुछ पॉइंट आ रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको ये लोकेशन नजर आ रहा होगा, ये नर्मदा नदी है ऐसा कुछ। और यहाँ पे जो परियोजना है वो सरदार सरोवर डैम है। ये गुजरात महाराष्ट्र का एरिया है, मध्य प्रदेश का, तीनों राज्य का एक जंक्शन एरिया है। आप इस चीज को देख रहे हैं।
यह परियोजना हमारे भारतीय समाज में, भारत में बहुत दिन से एक लंबे डिस्कशन का एरिया रहा है। और इसके संबंध में ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, एनजीओ ने बड़ा सा काम किया है, बहुत दिन तक काम किया है, राइट। इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की इसकी मुख्य समस्या क्या थी और फिर ये बांध किस रूप में हमारे यहाँ आया। सो देखिए, जो समस्या है उसको मैं पहले लाऊं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो रूट है, जो समस्या थी उसको देखिए। पहले जो है बांध की ऊंचाई एक समस्या थी। पहला प्रॉब्लम क्या आया कि द हाइट ऑफ डैम। देखिए, अगर कोई बांध बहुत ही ऊंचा हो तो उसमें जलग्रहण क्षमता अधिक होगी, उसके अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा भरा होगा, और वो जितना ज्यादा पानी होगा अन्य क्षेत्रों के लिए उतना ही उपयोगी होगा, उन क्षेत्रों से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो पाएगी। यस, shall we take break? Okay sir, we can take break and we can go to discuss the questions of audience, and the later on we can discuss the later half of chapter. Right. Thank you. So dear learners, here we will take a break of 5 minutes and then we will resume it. प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने,
Welcome back, learners, after the short break. And over to you, sir. थैंक यू। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने वाटर रिसोर्स से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। मैं फिर से एक बार आपको जोड़ना चाहूँगा उन चीज़ों से, फिर आपके प्रश्न को लाना चाहूँगा, उसका डिस्कशन के लिए लाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के हाफ ऑफ द कंटेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं उसको मैं लाता हूँ सीरीज से, जिससे आप जुड़ पाए इस क्लास से। सबसे पहले हमने पढ़ाया कि जल किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कितनी विश्व का जल हमारे उपयोग के लिए आता है। दूसरा, भारत में जल की कितनी आपूर्ति होती है, प्रत्येक वर्ष विश्व का कितना हिस्सा भारत को मिलता है वर्षा के द्वारा और स्नोफॉल के द्वारा। दूसरी चीज हमने डिस्कस किया कि भारत में जल की कमी के कौन कौन से कारण हैं। फिर उस जल की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो परियोजना लाई उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अभी तक इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं उनको पहले डिस्कस कर लूं। फर्स्ट क्वेश्चन एक व्यूअर्स ने पूछा है कि भारत में जल की कमी के कौन कौन से कारण हैं। What are the main reason for the scarcity of water in India? जैसा कि आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि आपके इस एरिया में जल की कमी के कारण को हमने अभी ही डिस्कस किया था। याद कीजिए कि स्लाइड था हमारे पास, और इस स्लाइड में हमने शुरू के जितने भी स्लाइड हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि भारत में जल की कमी के कौन कौन से कारण हैं। ये स्लाइड आपका यूजफुल स्लाइड होगा आपके प्रश्न के करने के लिए, आंसर को सॉल्व करने के लिए। सो यू हैव ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक एरिया है जो आपको सॉल्व करेगा। सो सेकंड इज अ ग्रोइंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, द थर्ड वन इज अर्बन ग्रोथ, एंड द फोर्थ वन इज अ पोल्यूशन लेवल एंड द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो ये 5 प्रश्नों को, 5 पॉइंट्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि एक व्यूअर्स ने पूछा कि भारत में जल संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास कम्युनिटी के द्वारा किया जाता रहा है और प्राचीन काल के कौन कौन सी विधि रही है। तो व्यूअर्स, मैं चाहूंगा कि इस चीज को मैं सेकेंड हाफ ऑफ द एरिया में डिस्कस करूं, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन हमारे इस एरिया में आने वाला है, सेकेंड पार्ट में आने वाला है, जहां से आपका ये प्रश्न उत्तरित हो जाएगा, आप उसके आंसर को जान पाएंगे। सो 2 ही क्वेश्चन इस एरिया का, महत्वपूर्ण एरिया का क्वेश्चन आया जिसको हमने आपको बताया। अब देखिए, मैं जहां पे था वहां मैं चले आऊं रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर्स को डिस्कस करने के लिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एक क्वेश्चन है, जिसे आपके क्वेश्चन नहीं भी आए हो तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का सभी पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने आना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि जो एग्जामिनेशन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वैल्यू पॉइंट्स। जो वैल्यू पॉइंट्स हैं उसको आप सही से लिख जाइए तो पूरे अंक आ जाता है। उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाए तो और भी अच्छा है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज को आपने देख लिया। अब देखिए, मैं आ रहा हूं कि भारत की कुछ परियोजनाएं, जो 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और जिस पे एनजीओ ने काम किया, आंदोलन हुए और उसका नया स्वरूप, एक स्वीकार्य स्वरूप समाज के सामने आया। नाउ वी हैव नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए हमारे जितने भी सोशल एक्टिविटीज थे उन्होंने काम किया। इसकी जो समस्या मैं बता रहा था उस पे आ जाता हूँ, जहां से मैं इस क्लास को छोड़ा था। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले ही बताया था प्रॉब्लम, वो उसका हाइट है, ऊंचाई है। अब जैसे हमने कहा कि एक बांध है और उसकी ऊंचाई ज्यादा है, हाइट है ज्यादा, तो उस एरिया में जल को जमा करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। जब जल को जमा करने की क्षमता अधिक होगी तो क्या होगा कि एक बड़ा क्षेत्र, एक जलाशय क्षेत्र बनेगा। The large area will have a stagnation of water. ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जितना बाहरी क्षेत्र है जहां ये जल का जमाव हो रहा है, उन क्षेत्रों में जलमग्न की समस्या हो जाएगी, वो क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा।
देखिए, एक बड़ी सी समस्या जब भी कोई विकास आती है उसके साथ अब विकास और वेलफेयर का अलग अलग रूप नजर आते हैं. सो इफ द हाइट ऑफ डैम इज मैक्सिमम, then the large area of forest will be submerged in water. वो जलमग्न हो जाएगा. सो एक जो एनजीओ एक्टिविटीज थे उनका ये कहना था इसकी हाइट कम हो जाए तो ये प्रभाव जनजातियों पर और उस फॉरेस्ट एरिया पे कम होगा. सो पहला प्रॉब्लम था द हाइट ऑफ डैम. सो सरदार सरोवर और अन्य परियोजनाओं को ऐसे डिस्कस करेंगे. तो हाइट एनजीओ और सभी का एक मेन समस्या रहा. दूसरा एरिया है दैट इज रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम. रिहैबिलिटेशन को कहते हैं हिंदी में पुनर्वास. पुनर्वास की समस्या में जानिए कि एक जनजाति है जिसका अपना घर है और उस नदी के आसपास के क्षेत्रों में सपोज एक रिवर बैंक है और इसके आसपास के क्षेत्रों में वो जनजाति रहता हो या कोई ह्यूमन ग्रुप रहता हो. अगर वो एरिया परियोजना बनने के कारण जलमग्न हो जाता हो तो उसे दूसरी जगह पुनर्वासित करके बसाना एक बहुत बड़ी समस्या रही है. एक लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह शिफ्ट करना, उसे नई जमीन देना और नई आर्थिक जिंदगी को शुरू करना, ये बांध की समस्या रही है. सो द फर्स्ट पूछा जाएगा व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ सरदार सरोवर और नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम प्रोजेक्ट्स, राइट. सो फर्स्ट इज अ प्रॉब्लम ऑफ हाइट. पहला प्रॉब्लम क्या है? ऊंचाई की समस्या है. दूसरा है रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज. उस एरिया का जो जनजाति वर्ग है उसका पुनर्वास की समस्या है. तीसरा जो आप देखिए सरदार सरोवर परियोजना को अगर आप मैप पे मार्क कीजिए और उसको डिस्कस कीजिए तो आपको लगेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है. ये एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है ये एरिया. एमपी आप देखते होंगे कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर के रूप में आता है, फॉरेस्ट एरिया के रूप में आता है, जहां कुल हेक्टेयर भूमि वन के अंदर है. अब देखिए ये नदी के कारण क्या होगा कि ये जितनी बायोडाइवर्सिटीज है, बायोडाइवर्सिटी है वो पानी में डूब जाएगा. सो इट्स अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. SITY ऐसे लिख दीजिए नीचे. सो जैविक विविधता का नाश होगा. जो जितने वन क्षेत्र हैं वो पानी में जलमग्न हो जाएंगे. अब देखिए दूसरी चीज जो है हम पौधे के रूप में देख पाते हैं, पानी के अंदर की जो जिंदगी है उस चीज को जोड़ने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा. कि देखिए जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर होता है तो उसमें हमारे इंडिजिनस स्पीसीज होते हैं जो मौलिक रूप से विकसित होते हैं, रहते हैं वहाँ. अगर उस पर बांध बना दिया जाए फिर उसके बाद हम उसको ब्रीडिंग प्रोसेस को कॉमर्शियली फिर फिश प्रोडक्शन करते हैं. सो वन वे इट्स अ लॉस ऑफ मरीन लाइफ आल्सो, इक्वेटिक लाइफ आल्सो. सो इक्वेटिक लाइफ का भी लॉस होता है. तो अभी तक देखिए जो हमने प्रॉब्लम बताया, ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट लाइक सरदार सरोवर और भाखड़ा नंगल और एनी अदर. So the main problem is the height of dam, the rehabilitation problem, the loss of biodiversities. और चौथी एक प्रॉब्लम को समझिए, that is a disaster, आपदा. ऐसा देखिए कि एक बांध है जो हमारे ऐसे एरिया में है जहां माउंटेन एरिया है, भाखड़ा नंगल को ले लीजिए या फिर टिहरी को ले लीजिए, ऐसा कोई एरिया. और ये सिस्मिक एरिया, यहाँ पे कोई भूकंप जैसी आपदा आ जाए तो अब जब जो ये बांध टूटेगा तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत दूर तक बड़ा सा एरिया, राज्य का राज्य जलमग्न हो जाएगा, बाढ़ की समस्या आ जाएगी. सो लार्ज प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसके कारण कुछ चैलेंजेस विकसित हुए हैं. पूछा जाएगा कि एनजीओज और जो ग्रुप है भारत के स्वयं संगठन ग्रुप है उसने सरदार सरोवर, टिहरी डैम और सारी बड़ी परियोजना का विरोध क्यों किया, उसके कौन कौन से कारण थे. सो द फर्स्ट वाज द हाइट ऑफ प्रॉब्लम, द सेकंड वाज अ रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम ऑफ सोशल ग्रुप्स, and the third was the biodiversity loss of area, and the fourth was the disaster. In a disaster time
it can be very disastrous for the society and the surrounding area. तो ये चीज है जिसके कारण इसका विरोध किया जा रहा है, किया जाता रहा है। तो ये परियोजना थी हमारी सरदार सरोवर परियोजना। अभी आपने पढ़ा इस चीज को। आपके पास एक बेहतर सा एक परियोजना, एक पिक्चर आपके सामने नजर आ रहा है, दैट इज टिहरी डैम प्रोजेक्ट। टिहरी डैम आप जानते हैं कि उत्तराखंड की बहुत बड़ी परियोजना है। देखने से आपको ये पिक्चर नजर आ रहा होगा, भारत की, उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी परियोजना। अब जैसे हमने आपको बताया कि सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है, हमने जितने पॉइंट्स बताए वो सभी परियोजनाओं के लिए लागू होता है जो बड़ी परियोजनाएं हैं। जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट हैं उसके 5 पॉइंट्स दे दे कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस और मेजर प्रॉब्लम ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आया? ऊंचाई का प्रॉब्लम आया, बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम आया, लॉस ऑफ रिहैबिलिटेशन, लॉस ऑफ इक्विटिक लाइफ एंड डाइवर्सिटीज का प्रॉब्लम आया। ये सारी समस्याओं को लिख जाइए। एक बड़ी समस्या जो आपके अपने अंदर से जोड़ना चाहेंगे, जो सोशल वैल्यूज को, ह्यूमन वैल्यूज को जोड़ता है, इसको मेरे इस संदर्भ में जोड़ के देख सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कि ये परियोजना बनी और इस परियोजना के क्षेत्र में किसी व्यक्ति का जमीन रहा होगा, है ना, जो उस व्यक्ति के परिवार का एक लंबी ट्रेडिशन का हिस्सा रहा होगा, जो जहां से उसके ट्रेडिशन, जो फैमिली मेंबर जुड़े होंगे। जब वो पानी में सबमर्ज हुआ होगा तो उसका इमोशनल सोशल लॉस भी हुआ होगा। वो अपनी जमीन को जब व्यक्ति खो के दूसरे जगह जाता है, दे फील वेरी सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड, सो वो उसके इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेकर एनजीओ ने इस चीज को जोड़ा। 5 पॉइंट्स आप लिख जाइए उसकी गंभीरता से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी बड़ी परियोजना का क्या प्रॉब्लम था, जिसको सामाजिक वर्गों ने विरोध किया, फिर भी विकास का एक रास्ता बना और वो परियोजना भारत के लिए काम आई। अब देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो भारत सरकार, यस सर, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी जी सर, एक लर्नर हैं, उनका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? यस, वाटर पोल्यूशन को डिस्कस कर देता हूँ। थैंक यू क्वेश्चन को लाने के लिए। देखिए इस चीज को लाता हूँ, एरियाज को, वाटर पोल्यूशन। थैंक यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। वाटर पोल्यूशन को मैं अच्छे से बताता हूँ, मेरे साथ इस पॉइंट्स को लिखें और याद करें। देखिए वाटर पोल्यूशन का जो मेन लोग समझते हैं समस्या, उसको ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़िए। हर एक लोगों की एक व्यू होती है, लोग समझते हैं कि ये समस्या जो है वो नगर की समस्या है, नगर से आई है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नगर से आई है। सबसे ग्रास रूट जो इस प्रॉब्लम का है वो एग्रीकल्चर से आता है। पहले चीज देखिए कि कैसे आया। जैसे देखिए कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और भारत में फर्टिलाइजर का उपयोग शुरू हुआ। हमारे यहाँ देखिएगा कि विश्व में जो एवरेज है वो करीब 90 केजी है फर्टिलाइजर का यूज। हमारे यहाँ ये 95 केजी है से 105 केजी तक है पंजाब हरियाणा में। ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स पर हेक्टेयर लैंड पे हर एक वर्ष यूज होता है। अब देखिए एग्रीकल्चर लैंड का और नदी का रिलेशन होता है। जब वर्षा होगा तो एग्रीकल्चर फील्ड का पानी नदी को जाएगा, और जब वर्षा खत्म हो जाएगा तो नदी का पानी एग्रीकल्चर फील्ड को जाएगा। टू वे रिलेशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में जितना कुछ हमने फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड्स यूज किया, जितनी सारी चीज को यूज किया, एवरीथिंग वॉश आउट होके नदी में गया, and it become the main source of pollution in rural areas. So ऐसा नहीं कि उस चीज को हम यूज न करें, लेकिन अगर जब हम डिटेक्ट करते हैं, उस चीज को एनालाइज करते हैं, द मेन रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो हमारे पास एग्रीकल्चर भी एक फैक्टर के रूप में आता है। दूसरा है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की चीज को जानते हैं कि जितनी इंडस्ट्रियल अर्बन एरिया का कचरा होता है, वेस्टेज होता है,
अंतिम रूप से नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। दूसरा चीज है डोमेस्टिक मटेरियल, पानी से लेकर ठोस कचरे जितने भी हैं हमारे घरेलू उपयोग के द्वारा, वो सारे के सारे नदी में पहुंचते हैं और एक पोल्यूशन का कारण बनता है। सो डोमेस्टिक यूजेस भी हमारे मेन रूप से पोल्यूशन को प्रभावित करता है। तो पहला हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री कारण हो गया, तीसरा डोमेस्टिक यूजेस हो गया, चौथी चीज जो आमतौर पे लोग नोटिस नहीं करते हैं वो है कल्चरल एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज या सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए इंडिया की सोसाइटी में जहाँ भी इसको अगर हम पॉजिटिव सेंस में लें तो देखिएगा हमारे जितने रिचुअल्स होते हैं उस सभी के जो मटेरियल है अंतिम रूप से नदी को पहुंचता है और वो पोल्यूशन का कारण बनता है। भारत सरकार ने और कई स्तरों पर इस रिचुअल्स के द्वारा को नियंत्रित करके इस पोल्यूशन को रोकने का काम किया, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज आल्सो प्रमोट सम लेवल ऑफ पोल्यूशन। सो सोशल कल्चर कारण में हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जब पूछा जाए कि भारत में जल प्रदूषण का कौन कारण है तो एग्रीकल्चर को भी लिखेंगे, इंडस्ट्री को भी लिखेंगे, डोमेस्टिक जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी लिखेंगे, लिक्विड वेस्ट मटेरियल भी, और हमारे कल्चर एक्टिविटीज जो सांस्कृतिक रिचुअल्स हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के द्वारा, वो भी एक प्रदूषण का स्रोत होता है। मेरे ख्याल से 5 पॉइंट सही से लिख जाइए तो पर्पस फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आ गया इस पे। अब जो प्रदूषण है उस चीज को खत्म करें और उन चीजों को आगे काम करें कि ये भारत एक स्वच्छ भारत, एक बेहतर भारत कैसे बने। तो परियोजनाओं के, हाँ मैं परियोजना पे आ रहा था। जो देखिए ये भले ही परियोजनाओं के नेगेटिव सेंटेंस थे, हमने जितने भी यूज किए वो हाइट ऑफ द डैम, रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी कोई आंदोलन होता है तो नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव सेंस में लाके उसका निराकरण करता है। तो जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आई तो भारत सरकार ने इस चीज को सोचा और इस पे बहुत बेहतर से काम किया और उन्होंने कहा कि जितनी भी बड़ी परियोजना है उसकी जगह पे हम स्मॉल परियोजनाओं को लाएंगे, लार्ज प्रोजेक्ट के जगह पे हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स को लाएंगे, जिससे क्लीन इंडिया, बेहतर इंडिया बनेगा। सो देखिए उन्होंने कितना बेहतर प्लान किया। उन्होंने कहा स्मॉल अगर प्लान लाएं तो क्लीनिंग इजी हो जाएगा। जितने भी बांध का एरिया है, नदी का बेसिन एरिया है, नहर का एरिया है, उसको क्लीन करना आसान हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम ना आएगी, रिहेबिलिटेशन की समस्या नहीं आएगी। दूसरा चीज उसमें इन्वेस्ट कम होगा, राइट। तो ये एरिया पूछा जाएगा आपको इसका सॉल्यूशन एरिया में कि भारत सरकार या फिर हमारे सोसाइटी के लिए बड़ी परियोजना अच्छी है या छोटी परियोजना अच्छी है। Why we prefer a small project in place of large project, right? Sir, So a small, yes. सर एक और क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द वेज वाटर कैन बी सेव्ड। Okay, sir, I'm coming to the point, right? Okay. I'm telling you how the water can be saved. I'm coming to that point. ये आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा बहुउद्देशीय परियोजना में, which one is better, a small or large project? अब देखिए एक बड़ी अच्छा सा कार्टून है, ये हमें बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट देता है, हाउ वाटर इज सेव्ड। ये अम्ब्रेला है, आप देख रहे हैं, और कुछ बच्चे इसको अम्ब्रेला के थ्रू पानी को जमा कर रहे हैं। इट्स अ वेरी मीनिंगफुल कार्टून इट इज। नाउ हाउ वी कैन से अबाउट इट्स अ प्रोसेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। द क्वेश्चन जो व्यूअर्स ने पूछा इसको देखिए, अम्ब्रेला को अपोजिट करके, उल्टा करके पानी को बच्चे जमा कर रहे हैं, so that you collect water during rainy season and use it in a off monsoon season। जैसा हमने कहा भारत में वर्षा कितने दिन होती है, 100 दिन होती है, और आने वाला 165 दिन 20% सिर्फ वर्षा होता है। So we have a shortage of water in off monsoon season. So for that purpose you collect water during rainy season and use it in off monsoon season। जब वर्षा ऋतु हो तो पानी को जमा करें
और जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाए तो ऐसे स्टोरेज एरिया में हो जिसका आप लंबे समय तक जो ऑफ मानसून एरिया है उसमें उपयोग कर सकें। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। मैंने इस कार्टून में सिर्फ ये दिखाने की कोशिश किया कि वाटर कंजर्वेशन एक्यूरेटली क्या है। इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग rainy season because the very sufficient water and use it in off monsoon season, that is a conservation or storage of water for India by different process। अब मैं इस प्रोसेस की आ रहा हूँ जैसा एक व्यूअर्स ने पूछा हमारे जो ये इंफॉर्मेशन में आया। अब देखिए भारत में विधियां रही है, भारत के डिफरेंट कॉर्नर में जल को संग्रह करने की विधि रही है। अब देखिए एक तालाब सा एरिया है, नेचुरल बनाया हुआ एरिया है और उस गांव के लोगों ने उसको ज्यादा डेवलप किया हुआ है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर का एरिया है। वहां पे तालाब को इस संरक्षण की विधि को कूल्स और गुल्स कहते हैं। जैसे देखिएगा भारत के हर एक कॉर्नर में तालाब हुआ करता है। हिमालयन किंगडम में ऐसे तालाब या जल संग्रह क्षेत्र को कूल्स एंड गुल्स कहते हैं। आपको एक प्रदेश है हिमाचल प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र काजा, उस काजा के क्षेत्र में ये शब्द आया कूल्स और गुल्स। सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न कश्मीर में भी देखेंगे इस तरह के जल संग्रह क्षेत्र को, जल संग्रह की विधि को, इसको हम कूल्स और गुल्स के रूप में जानते हैं। तो एक प्रादेशिक तौर पे रीजनल व्यू है जिसको मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस देखिए यहाँ पे जो जल संरक्षण है उसके लिए जो विधि अपनाई गई है, आपको देखिएगा कि बैम्बू हार्वेस्टिंग एंड इरिगेशन है। इस चीज को आप समझिए। इस एरिया में जब मैं बात करता हूं तो आपको लगेगा कि ये प्रोसेस क्यों वहां आया। ये जो चर्चा कर रहा हूं वो है आपका मेघालय का। मेघालय में देखिए मेघ आलय, मेघ का घर जहां हो, जहां वर्षा ही होती रहती हो, वो मेघालय है। फिर वहां ऐसे सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ी उसकी चर्चा करते हैं जल संरक्षण के लिए। थोड़ा सा हम बैक जाना चाहेंगे यहाँ पे, इसको देखिए। देखिए ये भारत का एरिया है, नॉर्दर्न एरिया, ऐसा कुछ एरिया, ऐसा कुछ क्षेत्र। यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं। ऐसा हमने मैप में आपने देखा होगा। और इसके नीचे एक बड़ा सा एरिया आता है, वो हमारा पड़ोसी देश, अपने क्लोज नेबर के रूप में बांग्लादेश है। विदेश हमने लिखा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश देखिएगा ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है और इसके टॉप पे ये माउंटेन एरिया है, प्लेटूज एरिया है। ऐसा जान लीजिए कि एक ऐसा कुछ प्लेटूज बनता हो जिसके नीचे में पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र हो और यहाँ से विंड राइज करती हो। इस एरिया पे विंड राइज किया और यहाँ पे हेवी रेनफॉल कराया। आपने जाना होगा कि मासिन राम जो एरिया है, चेरापूंजी है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे राइज हुआ, यहाँ पे क्लाउड बना और वर्षा हो गई। लेकिन वर्षा होने के बाद जितना भी वर्षा का जल है पुनः लौट गई कहाँ पे, बांग्लादेश की ओर चली गई। वहां पे स्लोप इतना ज्यादा है कि वर्टिकली फॉल ऑफ वाटर फिर प्लेन एरिया में चली जाती है और अधिक वर्षा होने के बावजूद भी जो मेघालय का एरिया है वहां पे जल का जमाव नहीं बनता है। सो देखिएगा मेघालय में वर्षा बहुत ही होती है, लेकिन जो आपका दिसंबर जनवरी का महीना होता है, इन महीनों में वहां पे जल कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस तरह की विधि को लाते हैं जो हमने आपको बताया, ये बैम्बू हार्वेस्टिंग। बैम्बू के नल को बनाकर बैम्बू के पाइप के थ्रू जो है विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ उसको आप समझिए। जैसा कि व्यूअर्स ने पूछा कि जल संरक्षण कैसे किया जाता है, जल के जो भंडार क्षेत्र है उसको कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। सो पहला हमने प्रोसेस बताया, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कॉमनली हम वर्षा ऋतु में जल को जमा करते हैं एंड ऑफ मानसून सीजन में उसको हम
उपयोग में लाते हैं। एक चीज हो गया। दूसरा, हमने कहा कि भारत के प्रदेशों में, भारत के जितने भी प्रदेश हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहां पे वर्षा की जल की उपलब्धता अलग अलग है। इसलिए भारत के समुदायों ने, भारत की कम्युनिटीज ने जल संग्रह की विधि बड़ी पुराने समय से बना रखी है। वो प्रयास को पूछा जाएगा कि भारत के समुदाय के द्वारा जल संरक्षण की विधि को लिखें। So explain the process of water conservation by the communities of India. So भारत की समुदाय के द्वारा जल संरक्षण की विधि। अब देखिए, एक स्टेट को हमने अभी डिस्कस किया, वो है मेघालय। मेघालय में जल संरक्षण की विधि। इससे पहले हमने बताया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की विधि, जो आपका कूल्स एंड गूल्स हैं। अब एक दूसरा प्रदेश में लाता हूं, वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान में जो जल संरक्षण की विधि है, उसको हम खादिन एंड जोहर कहते हैं। आपका देखिएगा कि एक एरिया होगा झील टाइप का, ऐसा कोई एरिया हो जहां पे जल का जमाव हो, और इसके चारों ओर बालू से निक्षेपित क्षेत्र होता है जो कृषि भूमि के रूप में आते हैं। इस संरचना को, जहां पे जल का जमाव हो और उसके पास की एग्रीकल्चर लैंड हो, तो उस जमाव की स्थिति को हम खादिन और जौहर कहते हैं। So they will ask you to write the process of water conservation by the different communities of India in different states. So the first community I have used Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Those are Kuls and Guls. In Rajasthan, it is Khadin and Johar. And in Meghalaya, we have bamboo harvesting. अब देखिए, एक अलग सा चित्र यहाँ आया. That is a picture of Rajasthan also and Tamil Nadu also. एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि टैंक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इसको दूसरे शब्द में लिख दें रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। दोनों को एक साथ लिखें और एक साथ समझें तो बेहतर होगा। जैसे देखिएगा कि भारत के डिफरेंट कॉर्नर में, अब मैं थोड़ा पिछले स्लाइड पे जाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, भारत में डिफरेंट क्लाइमेट है, और डिफरेंट क्लाइमेट के अनुसार भारत में कंस्ट्रक्शन होता है हाउसेस का। मैं जैसी इमेज बनाता हूं, आप इसको मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। ऐसा घर, और एक इस तरह का फ्लैट रूफ वाला घर, ऐसा कुछ घर। आप देखिएगा कि हमने एक घर बनाया जिसमें इस तरह का रूफ है, एक बिल्कुल एंगल चेंज हो गया, और एक ऐसा रूफ है जहां पे बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। इमेजिन कीजिए घर कैसा कहां का रहा होगा। अगर हम हिमालय की बात करें तो ऐसा घर होगा जिसमें स्लोप पे बर्फ न जमे और वो स्लोप के साथ नीचे आ जाए। अब असम जाइए और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जाइए तो इस तरह का स्लोप बनेगा जो पानी नीचे आ जाए। चूंकि वर्षा डेली होती है तो उसका छत डैमेज हो जाएगा और वहां जल संग्रह से समस्या आ जाएगी। लेकिन कोई राजस्थान जैसा क्षेत्र हो या वेस्टर्न इंडिया का एरिया रहा हो, ऐसा कोई सपाट सा एरिया बनता हो, इट मीन्स ये घर जल जमाव रखना चाहेगा। यहाँ पे पानी जमा ही होगा तो ठंडी होगी, वो कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा, और बाद में इस छत से जो पानी आएगा उसको संग्रह करके हम उसका अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर लेते हैं। So we have different parts of India and we follow collecting water by different process. इस process में ये एरिया मैंने आपको लाया, उसको ध्यान दीजिएगा। That is a rooftop harvesting और टैंक irrigation, टैंक कलेक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए कि छत से पाइप लगा हुआ है और इस टैंक में जल का संग्रह किया जा रहा है ना। रूफटॉप हार्वेस्टिंग इसका नाम दिया गया ये एरिया। आपके एनसीईआरटी बुक और जो डिफरेंट सीबीएसई बुक्स भी है, वहां पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बॉक्स बना के दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले रूफटॉप हार्वेस्टिंग को शुरू किया। सो द
The first state who used the rooftop harvesting was Tamil Nadu, and later on it was used by Rajasthan also. तो अगर पूछे दो राज्य ऐसा बताइए जहां पे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होता हो, छत जल संग्रह होता हो. So these are the areas. Rajasthan and Tamil Nadu mainly collect water from the roof of the house. They have the flat surface of roof जहां से पानी का संग्रह होता है. तो ये एरिया है जो कम्युनिटी के द्वारा हमने सॉल्व किया. देखिए सभी चीजें सीरीज में आई. अगर हम चीजों को लें तो जो प्रॉब्लम आता है उसका समाधान आता है. समाधान पहले समुदाय के आता है, फिर सरकारी प्रयास भी होते हैं. ठीक है, तो अभी तक जो चीज पढ़े उस चीज को एक बार मैं स्ट्रक्चर में ला दूं तो आपको इस स्ट्रक्चर, इस चीज को मैं बाद में लाऊंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में ले आऊं तो ज्यादा बेहतर होगा. स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमारी लर्निंग हुई है उसको अब सम अप करना चाहूंगा कि इस चैप्टर की शुरुआत के साथ आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल एरिया बना वो आया सिग्निफिकेंस, पानी का महत्व. एक चीज हमारा नजर आया. आपका पहला क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आमतौर पे 3 से 4 मार्क्स का. दूसरा क्वेश्चन आएगा द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, भारत में जल की कमी के कारण. तीसरा आएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. चौथी बात जो हमने डिस्कस किया वो था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ऐसा हमने कहा कि बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ और हानि. अब देखिए सोशल साइंस जो एरिया है वो समाज से जुड़ा हुआ है, समाज की समस्याओं से जुड़ा हुआ है. कभी कभी हम उन परियोजनाओं की, सरकार की नीतियों का मूल्यांकन के लिए भी उन चीजों को डिस्कस करते हैं. तो ये पूछा जाएगा, 2 केस स्टडी हमारे बुक में दिया हुआ है, वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम प्रोजेक्ट. ये दोनों परियोजनाओं को आप अलग से डिस्कस कर लेंगे, उसके मेरिट एंड डिमेरिट्स को. जो इसका कंक्लूजन आया कि इन दोनों परियोजनाओं के विरोध के बाद कंक्लूजन का क्या आया कि हम बड़ी परियोजनाओं को स्वीकार करें या छोटी परियोजनाओं को स्वीकार करें, कौन सा बेहतर है भारत के विकास के लिए. तो इन समस्याओं के कारण 10th प्लान के बाद जो बात आई कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स आर बेटर देन लार्ज प्रोजेक्ट. सो जितनी भी बातें आ रही हैं कि स्मॉल परियोजनाओं को विकसित करके छोटे छोटे पॉकेट्स में भारत में जल की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं. जो 7वीं पॉइंट है इस चैप्टर की, जो आपको फिर से पूछेगा कि भारत में समुदाय के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं जो जल संरक्षण के लिए काम आते हैं. अगर हम क्वेश्चन का 2 हिस्सा बना दें तो ज्यादा अच्छा है. जब भी देखिएगा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एक लॉजिकल हिस्सा बनता है. जैसे पूछ दे व्हाट डू मीन बाय वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट द मेथड्स ऑफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो हम अभी तक जितनी चीजों को पढ़े हैं उसको सीरीज में ले आए. सबसे पहले देखिए कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कूल्स एंड कुल्स. फिर हमने राजस्थान में कहा खादिन एंड जौहर. फिर हमने कहा कि मेघालय में बेम्बू हार्वेस्टिंग होता है. फिर हमने कहा जो आपका तमिलनाडु का एरिया है, आपका राजस्थान का एरिया है, वो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होता है. तो ये सारे जो प्रयास हैं वो समुदाय के द्वारा हैं. लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा इस चैप्टर के लास्ट में कि सरकार और समुदाय दोनों मिल के भारत में जल संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं और उस योजना को हम वाटर सीड मैनेजमेंट कहते हैं. जल संभरण योजना का डिफरेंट हिस्सा बनता है. अब थोड़ा सा देखिए कि ये विभिन्न क्षेत्रों में एक मेथड है जल संग्रह का, उसको पिक्चर के रूप में देख सकते हैं. उसके अनुसार एक ग्रामीण क्षेत्रों में जल के भंडारण की व्यवस्था हो सकती है. अब देखिए यहाँ पे कुछ सरकारी प्रयास हैं जिसमें जल संभरण की बात हुई है. वाटर सीड मैनेजमेंट, इट्स अ वाटर सीड मैनेजमेंट.
So it is a judicious use of water for economic development. देखिएगा कि जल का बेहतर उपयोग, लॉजिकल यूज वाटर सेट मैनेजमेंट है। इसमें से आपने सुना होगा कुछ योजनाओं को मैं लाना चाहता हूँ। एक है हरियाली योजना। हरियाली योजना केंद्र सरकार की योजना जो जल संरक्षण के लिए काम करती है। एक है राजस्थान का अरवारी संसद। एक आपको राजस्थान के एरिया का मिल जाएगा, इसके नाम लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। अरवारी संसद, ये राजस्थान का एरिया हुआ। हरियाली योजना हमने कहा सेकंड योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ये स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। एक योजना है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्रों में है, उसको बोलते हैं नीरू मीरू योजना। तो अगर आपको पूछता हो समुदाय की योजना तो अलग लिखें, और जब केंद्र और राज्य सरकार की योजना है तो उसको अलग लिखें। सो जल संरक्षण के लिए लोकल लेवल पे प्रयास किया गया है, हरियाली योजना के रूप में, अरवारी संसद के रूप में, और नीरू मीरू योजना के रूप में। एक लास्टली कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहूंगा जो आपको आने वाले दिन में आपके साथ एक विजन के रूप में रहेगा। आप इसको मेरे साथ एक ऐसी जर्नी कीजिए कि जब वाटर सेट मैनेजमेंट करते हैं तो हम अपनी पूरी जर्नी को माउंटेन से प्लेन तक लाते हैं। नहीं, आप इस नदी को बांट दीजिए 3 हिस्सों में। तो अगर ये माउंटेन एरिया है तो यहाँ पे मैक्सिमम जल का उपयोग क्या होगा? इट कैन बी यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। मेनली यूज क्या हो जाएगा? इट कैन बी फॉर जल विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग बेहतर रूप से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लोअर एरिया है, यहाँ पे स्लोप सरफेस है और फ्लो ऑफ वाटर है। यहाँ पे इरिगेशन के साथ इलेक्ट्रिसिटी दोनों हो जाएगा। जब लास्ट एरिया आइएगा ये एरिया, तो कंप्लीटली एग्रीकल्चर यूज हो जाएगा, और अगर नदी से जोड़ दिया जाए तो नेविगेशन भी हो जाएगा। तो डिफरेंट लेवल पे नदी का उपयोग डिफरेंट पर्पस के लिए हो जाए, तो उसको हम वाटर सीड मैनेजमेंट का बेहतर सदुपयोग मानते हैं, और इस प्रकार भारत में जल संरक्षण के लिए एक बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। लास्ट में देखिए, जब भी कोई चैप्टर को आप खत्म कीजिए तो जैसे हमने चैप्टर को शुरू किया था वैसे उस चैप्टर को एंड भी कीजिए। आप क्या कीजिए कि वाटर रिसोर्स चैप्टर बना लिया, इसके ब्रांचेस बना चाहिए जो आपको कंटेंट को बताता हो। डिफिनीशन हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, स्कार्सिटी हो गया, आफ्टर दैट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हो गए, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, एंड कंजर्वेशन हो गया। तो अब ये बना लेने के बाद आपको एक ही चीज बचता है कि एक मैप बनाइए और उस पे भारत की सभी परियोजनाओं को दिखा जाइए। मेरा ख्याल है अगर इतना काम बहुत ही संयमित होकर कर लें तो आपके सभी के सभी पर्पस इस चैप्टर को 100% याद करने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी, और पाएंगे कि आप इस चैप्टर को किसी भी पल कहीं भी एक बेहतर ढंग से आप बता पाएंगे, और एग्जामिनेशन के लिए तो उपयोगी होगा ही। आने वाले दिन में आपको एग्जामिनेशन के अतिरिक्त सामाजिक उद्देश्यों को समझने में आपको मदद मिलेगा। मेरा ख्याल से एक क्लास और ये चीजें आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आने वाले दिनों में अन्य सेक्शन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ मेरी चीज को पढ़ने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यकीन है कि जहाँ कहीं भी आप भारत के किसी कॉर्नर में घर में बैठे होंगे, अगर इस सारे चैनल्स के सभी प्रयासों को हम टीचर्स के साथ काम करें तो ये जो आपका टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, वो बहुत उपयोगी ढंग से सफल उपयोग हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।